तो है गाइस, आज मेरा ये दूसरा वीडियो है। तो आपने अगर पहला वीडियो देखा नहीं तो फिर ना आप आरबीसी इंट्रोडक्शन चैप्टर मतलब वीडियो देख लो, और ना अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनीमिया। तो सबसे पहले अनीमिया की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं गाइस। मतलब अनीमिया बेसिकली है क्या, मतलब समझो कि मान लो आपका हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम हो गया, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट या रेड सेल मास ऑफ पर्टिकुलर एज और सेक्स या फिजियोलॉजिकल स्टेट। मतलब किसी भी हीमोग्लोबिन का कम या हिमेटोक्रिट और रेड सेल मास ऑफ परसेंटेज और सेक्स और फिजियोलॉजिकल स्टेट कम हो जाना मतलब अनीमिया गाइस। इसलिए इसकी मेनली हमको 4 क्लासिफिकेशन देखने मिलती है। सबसे पहला है अपन कि अक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस, अक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस। दूसरा है हीमोलाइटिक अनीमिया। और तीसरा है डिफिशियंसी अनीमिया। डिफिशियंसी में जैसे कि आयरन और विटामिन B12 की डिफिशियंसी या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होता है डिफिशियंसी अनीमिया। चौथा है हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया। जैसे कि हीमोलाइटिक अनीमिया हमको देखने मिलेगी हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, और डिफिशियंसी अनीमिया में अपने को देखने को मिलेगी आयरन डिफिशियंसी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी, या मान लो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी। तो इन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हम बस हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया पढ़ेंगे। अगले इसमें हम आयरन डिफिशियंसी और विटामिन डिफिशियंसी कवर करेंगे। अगले इसमें हीमोलाइटिक और एक्यूट क्रोनिक ब्लड लॉस अनीमिया। टोटल 4 वीडियो बनेंगे आगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया। सबसे पहले इसमें हमें देखने मिलेगा ए प्लास्टिक अनीमिया। तो ए प्लास्टिक अनीमिया में जनरली होता क्या है? सबसे पहले ये होता इसलिए कि ना ड्यू टू द जनरलाइज्ड बोन मैरो, BM से डेनो करता हूँ मैं बोन मैरो को, बोन मैरो सप्रेशन। इसका मतलब है क्या, समझो कि मेनली जनरली समझो कि बोन मैरो है ना, अपने एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है। मतलब ना उसमें एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब समझो कि बोन मैरो की एक्टिविटी क्या है, जैसे कि बोन मैरो अपना बनाता है RBC, WBC या प्लेटलेट। फिर ये मतलब इसकी एक्टिविटी गिर जाएगी। मतलब ये RBC, WBC वगैरह वगैरह प्लेटलेट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में तो जो है बॉडी में अलग अलग ब्लड सेल्स की ना रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मतलब ना कम ना मतलब प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। तो जैसे कि समझो कि अगर हीमोग्लोबिन अपना RBC का प्रोडक्शन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वैसे प्लेटलेट से मतलब TLC काउंट गिर जाएगा, या समझो कि डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। और समझो RBC नहीं बनेंगे तो फिर ना रेटिकुलोसाइट कैसे बनेंगे, तो फिर रेटिक काउंट भी कम हो जाएगा। तो सिंपल है। मतलब ना इसका मतलब ये है कि ना ड्यू टू द जनरलाइज बोन मैरो सेपरेशन, मतलब ए प्लास्टिक अनीमिया। फिर मतलब ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अपना जो बोन मैरो है उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी जैसे ही इसकी एक्टिविटी रिड्यूस होती है तो इसके कुछ कॉज हो जाएंगे। इसकी मेनली 2 कॉज है, एक है जेनेटिक और बोलते हैं एक्वायर्ड। हाँ, तो मेनली इसमें हमें देखने मिलेगा इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। तो इनहेरिटेड में अपने देखने को मिलेगा फैनकॉइन अनीमिया। फैनकॉइन्स अनीमिया मतलब एक DNA रिपेयर डिफेक्ट है, और आता है डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम और डिसकेराटोसिस कंजेक्टिया। तो टोटली इनहेरिटेड से हमें ये 3 केस देखने मिलेंगे। और एक्वायर्ड में समझ लीजिए एक्वायर्ड जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गया, या रेडिएशन वायरस जैसे कि HIV, और नॉन A और B हेपेटाइटिस। तो इसमें जनरली कुछ
ये मिलेंगे, कॉजेस मिलेंगे जो हमने को ए प्लास्टिक अनीमिया या ड्यू टू द बोन मैरो सेपरेशन से देखने मिलते हैं। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे क्या, समझो कि बोन मैरो, मतलब बोन मैरो का मेनली रोल क्या है। एक तो आरबीसी बनाना, डब्ल्यूबीसी बनाना और प्लेटलेट बनाना। अगर मान लो कि आरबीसी की कमी हो गई, तो फिर अनीमिया हो जाएगा ड्यू टू अनीमिया। तो अनीमिया से क्या होगा, एक तो होगा पैलर और फटीग। मान लो कि डब्ल्यूबीसी कमी हो गई ड्यू टू द ल्यूकोपेनिया, तो हमको मिलेंगे जो इन्फेक्शन है उनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो मतलब ना मेनली डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि वायरस से प्रोटेक्शन करना, या लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन करना। अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर ना प्रोटेक्शन कहाँ से होगा, तो फिर जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। तीसरा है ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर प्लेटलेट में काउंट में कमी हो गई तो हमें मिलेगा पिटिकिया परप्यूरा और ब्लीडिंग टेंडेंसीज। तो अभी हम देखते हैं लैब डायग्नोसिस। समझो सबसे पहले अगर इस केस का अपन लैब डायग्नोसिस किया तो सबसे पहले अपन करना पड़ेगा कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट किया तो उसमें अपने को मिलेगा हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन का लेवल कम मिलेगा, उस तरह टीएलसी कम मिलेगा, या प्लेटलेट कम मिलेंगे, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज मिलेगा, और रेटिक काउंट डिक्रीज मिलेगा। अगर समझो कि ये चारों कम मिलता है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया। आइए अपन पेरिफेरल स्मेयर में देखें। पेरिफेरल स्मेयर, तो पेरिफेरल स्मेयर में देखेंगे तो हमको मिलेगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। हाँ, अपने को नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया मतलब ना, ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक सेल ही क्यों मिलेंगे पेरिफेरल स्मेयर में। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, ये जो ए प्लास्टिक अनीमिया है वो नॉर्मोसाइटिक में आता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर ना इसी चैनल के नीचे सर्च कीजिए और आपको ना वो मेरा पहला वीडियो जैसे आरबीसी इंट्रोडक्शन है वो देखिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो इसमें पेरिफेरल स्मेयर मिलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया हो जाएगा। तो वो बोला था पैनसाइटोपेनिया, मिलेगा। फिर उसके बाद आपने करना है हाँ बोन मैरो एस्पिरेट। बोन मैरो एस्पिरेट करोगे आप, इसको हम BMAC डिनोट कर देते हैं। तो अपने को बोन मैरो एस्पिरेट में ड्राई टाइप मिलेगा। मतलब समझो कभी भी मतलब ड्राई टाइप मतलब समझो कि ना फेलियर टू ऑब्टेन एस्पिरेट, मतलब एस्पिरेट ही नहीं होगा। मतलब कि ना एस्पिरेट क्यों नहीं होगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन फैट। जैसे कि हाँ, फेलियर टू ऑब्टेन एस्पिरेट ड्यू टू द इंक्रीज इन फैट स्पेसिस। अगर आप समझो कि ना ये फैट बढ़ जाएगा और सेल का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अब आप कैसे पता करोगे कि ना किसी आदमी में सेल मतलब ना सेल का लेवल बढ़ गया या फैट का लेवल ज़्यादा हो गया। तो समझो सिंपल सी बात है, क्योंकि ना सेलुलरिटी का फॉर्मूला है 100 माइनस, देखो सेल्युलरिटी 100 माइनस पेशेंट एज। मान लो कि किसी एक अभी हाँ एग्जाम्पल है कि 22 ईयर्स का मेल पेशेंट है, उसका सेलुलरिटी लेवल आपको चेक करना है। तो सिंपल है 100 माइनस 22 करो, 78% आ जाएगा। मतलब उसके अंदर बोन के अंदर 78% सेल है और बाकी 22% फैट है। तो ये फॉर्मूला है सेलुलरिटी लेवल चेक करने का। अब आता है बोन मैरो बायोप्सी में। बोन मैरो बायोप्सी में आपको बताया मैंने कि ना इसमें इंक्रीज इन फैट का लेवल बढ़ जाता है और जो सेलुलर का लेवल है वो कम हो जाता है। मतलब बोन मैरो बायोप्सी मतलब इसके कुछ नोट है जो आपको याद रखना है
इसमें स्पिनोमेगाली नहीं होगी। जैसे हेमोलिटिक एनीमिया में ना मोस्ट कॉमन है कि ना पैलर होगा, जॉन्डिस होगा और स्पिनोमेगाली होगी, ये तो ट्रायड मिलेगा आपको इसमें हेमोलिटिक एनीमिया में। पर इसमें जो है मतलब ना एप्लास्टिक एनीमिया में आपको स्पिनोमेगाली नहीं मिलेगी। स्पिनोमेगाली इज एब्सेंट इन एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखना। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ ड्राई टाइप ऑफ बोन मैरो एस्पिरेट। इससे कुछ कॉजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ए प्लास्टिक एनीमिया होगा, जैसे हमने अभी पढ़ा। दूसरा होगा माइलोफिब्रोसिस। क्या है माइलोफिब्रोसिस? माइलोफिब्रोसिस एक रेयर ब्लड कैंसर है। और होगा हेरी सेल ल्यूकेमिया। और इसके कुछ और कॉजेस है, जैसे कि है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, माइलॉइड ल्यूकेमिया। और फिफ्थ है इसको माइलोफेथेसिस अनीमिया। तो इसके कुछ कॉमन कॉज है बोन मैरो एस्पिरेशन के। तो ये तो हो गया कॉज। आज इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इसके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम ट्रांसप्लांटेशन ये एक बेस्ट वे है। और भी कुछ ट्रीटमेंट जैसे कि एरिथ्रोपोएटिन, और दूसरा है GNCSF। ये GNCSF का फुल फॉर्म है ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोपेज कॉर्नियल स्टिमुलेटिंग फैक्टर। GNCSF मतलब का ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉर्नियल स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो आइए हम देखते हैं कि इसके कुछ क्राइटेरिया, मतलब ये कौन से लेवल में सीवियर हो सकता है या वेरी सीवियर हो सकता है। तो अभी आते हैं क्राइटेरिया पर। क्राइटेरिया में सबसे पहले देखेंगे बोन मैरो सेलुलरिटी। अगर अभी आप देखो कि ना सीवियर केस में बोन मैरो सेलुलरिटी का लेवल क्या होगा और वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया में इसका लेवल क्या होगा। तो दोनों केस में डिक्रीजिंग 25% के नीचे ही होगा। और समझो कि हम अगर इसमें आए तो कोई भी दो देखना है इनमें से। समझो कि ये आता है ना कि कंप्लीट रेटिक काउंट या करेक्ट रेटिक काउंट है ना, करेक्ट रेटिक काउंट का दोनों केस में लेस देन 1% होगा। जैसे जनरली उसका लेवल होता है 1 to 1.5, और इसमें अगर सीवियर और वेरी सीवियर ये प्लास्टिक एनीमिया में लेस देन 1% होगा। जो प्लेटलेट काउंट है वो हमें 20,000 से भी नीचे मिलेंगे। और समझो कि ना ये एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है। न्यूट्रोफिल काउंट सीवियर केस में 500 मिलेगा और वेरी सीवियर में बस 200 तक मिलेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो हमें याद रखने। तो अब हम आते हैं प्योर रेड सेल एप्लेशिया पे गाइस। इसको हम ड्रोन करते हैं PRCSA। मतलब एक ऐसी कंडीशन है, समझो कि एक ऑर्गन बोलो या टिश्यू बोलो और एनी बॉडी पार्ट बोलो, वो नॉर्मल तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्योर रेड सेल एप्लेशिया। जनरली इसके लैब फाइंडिंग में हमें मिलेंगे डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन या डिक्रीज इन रेटिक काउंट। और जो प्लेटलेट काउंट है या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब TLC है जो, वो इस केस में नॉर्मल होगी। ये प्लास्टिक एनीमिया में क्या था, TLC, प्लेटलेट काउंट, रेटिक काउंट और हीमोग्लोबिन सभी लो थे गाइस। पर इसमें ना लैब फाइंडिंग में मतलब ना हीमोग्लोबिन लो है और रेटिक काउंट लो है, बाकी सब जो प्लेटलेट काउंट है और TLC काउंट है वो जो नॉर्मल है। इसके भी कुछ मेन कॉजेज हैं, कुछ इसके भी मेनली दो कॉजेज हैं, एक है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। तो इनहेरिटेड में अपने पास है, जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया में इनहेरिटेड था और एक्वायर्ड था, इसमें भी दो पार्ट है। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में था अपने पास, इनहेरिटेड में था डायमंड ब्लैक फैन, फैनकोइन्स एनीमिया और डिस्केराटोसिस
कंजेक्टिया। तो इसमें अपने को मिलेगा डायमंड शॉ सिंड्रोम, और इसमें मिलेगा अपने को पैरावायरस B12 इन्फेक्शन, थाइमोमा और CLL क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, और एक मिलेगा लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। जो CLL है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। जो CLL हमको मिलेगा जनरली ल्यूकेमिया टॉपिक में, जो कि WBC में स्टार्ट होगा, आने वाले वीडियो में मैं डालूंगा गाइस। तो माइलोफिथेसिस अनीमिया, तो ये इस वीडियो का एंड टॉपिक है। इसकी इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन इन बोन मैरो। तो जनरली इसके एग्जाम्पल है कुछ ग्रैन्युलोमा और मेटास्टेसिस। तो उसके कुछ लैब फाइंडिंग हम देखेंगे। अगर हम इसके लैब फाइंडिंग में गए, सबसे पहले अनीमिया होगा या पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया मतलब TLC ल्यूकोसाइट, अपना TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और रेटिक काउंट कम हो जाना, मतलब पैनसाइटोपेनिया। और तीसरा कंडीशन है टीयर ड्रॉप RBC। RBC से कुछ टीयर ड्रॉप हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो इसको हम ड्रैकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो हमें ये लैब फाइंडिंग में मिलेंगे। तो ये नोट की अब बारी है। तो ये लास्ट नोट, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना, जो है टीयर ड्रॉप RBC है, ये आर ऑल्सो सीन इन माइलोफिब्रोसिस। माइलोफिब्रोसिस क्या है? तो माइलोफिब्रोसिस एक रेयर ब्लड कैंसर है जो हमें एप्लास्टिक एनीमिया में ड्राई टाइप, मतलब ना बोन मैरो एस्पिरेट करते हो, ना जो कॉज हो सकती है उसमें से कॉज है माइलोफिब्रोसिस। माइलोफिब्रोसिस के अलावा और भी कुछ कॉज है जैसे कि हमें अपने बोन मैरो एस्पिरेट के टाइम पे दिखती है, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, और ये माइलोफिब्रोसिस एक हो गया, हेयर सेल ल्यूकेमिया और माइलोफिथिस अनीमिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आने वाला वीडियो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पे होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है FMG, NICIT और ना वगैरह वगैरह आपकी जो नीट PG है उसके लिए। तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, और ना आने वाली वीडियो का अपडेट लेते रहें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।